मेरे और मेरे भाई को अचानक दो सिस्टम्स मिले। एक था 100 गुना बड़ा करने वाला सिस्टम, मैग्निफिकेशन सिस्टम, और दूसरा था 100 गुना छोटा करने वाला सिस्टम, मिनिमाइजेशन सिस्टम। मेरा भाई हंसते हुए छोटा करने वाला सिस्टम चुन लेता है, इसलिए मेरे पास सिर्फ बचा हुआ सिस्टम ही बचता है। किसी ने नहीं सोचा था कि 3 दिन बाद मौत बनकर भारी बारिश, अपोकलिप्स आएगी। सभी लोग अपने घरों में कैद हो गए, एक कदम चलना भी मुश्किल हो गया और सारे रिसोर्सेज सबसे बड़ी समस्या बन गए। मैंने अपने मैग्निफिकेशन सिस्टम के दम पर बचे कुचे सामान को बड़ा किया और काट काट कर गुजारा करते हुए आखिरकार अपने भाई के साथ इस मुश्किल दौर को पार कर लिया। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि बारिश खत्म होने के बाद मेरा भाई मुझे एक ऊंची इमारत से नीचे धक्का दे देगा। अगर तुमने मेरा मैग्निफिकेशन सिस्टम नहीं छीना होता तो मैं इस सिस्टम से खाने की चीजों को बड़ा करके लूजी के परिवार की जान बचा सकता था। भैया, आप हर तरह से अच्छे हैं, बस बेहद मतलबी हैं। एक बार फिर मेरा पुनर्जन्म रिबर्थ होता है। इस बार मेरा भाई मुझसे एक कदम आगे निकलकर तुरंत मैग्निफिकेशन सिस्टम चुन लेता है। मुझे समझ आ जाता है कि उसका भी पुनर्जन्म हुआ है। मैं मन ही मन हंसा और मिनिमाइजेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके इतना खाना छोटा कर लिया जो मेरे पास 5 साल तक चल सके। साथ ही मैंने खुद को भी छोटा कर लिया। इस तरह मैं सबकी नजरों से गायब हो गया। कृपया आप दोनों अपने अपने सिस्टम्स चुनिए। यह वाकया और यह नजारा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? मेरा दिमाग अभी भी थोड़ा सुन्न है। क्या मैं अभी अभी अपने भाई के हाथों छत से नीचे नहीं धक्का दिया गया था? कुछ ही देर में उस गहरी खाली गिरने वाली खौफनाक एहसास से मैं होश में आया। मेरा भाई भी एक पल के लिए चौंका, पर अगले ही पल उसने तुरंत चुना, मुझे मैग्निफिकेशन सिस्टम चाहिए। मेरा भाई मेरी तरफ जीत की खुशी से देखता है। उसकी आंखों में वो खुशी छुपी नहीं छुप रही थी। मैं आखिरकार समझ गया कि मेरा पुनर्जन्म हो चुका है। मैं ठीक उस दिन लौट आया हूं जब मैंने और मेरे भाई ने सिस्टम्स चुने थे। मैंने अपने दिल में ठंडी आह भरी। जब तुम अपने उस लूघे से इतना प्यार करते हो और मुझ जैसे भाई से नफरत करते हो जिसने तुम्हारी जान बचाई, तो इस बार मैं तुम्हारे मामले में बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। मैंने खुशी से फूले नहीं समा रहे भाई को देखा और कहा, तो फिर मुझे मिनिमाइजेशन सिस्टम दे दो। मरा भाई अपने नए सिस्टम को आजमाने के लिए बेचैन था। उसने पास ही रखे एक कप को यूं ही 100 गुना बड़ा कर दिया। वो छोटा सा कप तुरंत एक विशाल कप में बदल गया। मैग्निफिकेशन सिस्टम सच में मेरा हो गया। ये वही भाई है जिसे मैंने पिछली जिंदगी में अपनी जान पर खेलकर बचाया था। पिछली जिंदगी में जब अचानक तबाही वाली बारिश शुरू हुई तो सब लोग घरों में कैद हो गए और सामान की भारी किल्लत हो गई। मेरे घर में नूडल्स और ब्रेड के कुछ डिब्बे थे। मैंने मैग्निफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके उन्हें बड़ा किया, जिससे हमने मुश्किल से 5 साल की उस बारिश का दौर काटा। मेरे भाई का बचपन का दोस्त लू शेंग हमारे सामने वाले घर में रहता था। भाई ने मुझसे भीख मांगी कि मैं उनकी मदद करूं और उनका खाना बड़ा कर दूं, लेकिन मैंने इस दुश्वार दौर में लोगों के बदलते भरोसे का हवाला देकर मना कर दिया। मेरी मदद के बिना लुशेंग का परिवार 5 साल नहीं झेल पाया और जल्द ही भूख से मर गया। मैंने उस आफत के दौर को तो झेल लिया, पर आखिर में उस भाई के हाथों मरा जिसे मैं हर मुश्किल से बचाता रहा। कितना मजाक है ये। अब मैग्निफिकेशन सिस्टम मेरा है। क्या तुम्हें जलन नहीं हो रही? आखिरकार मैं जो चाहूं उसे बड़ा कर सकता हूं। तुम्हारा यह मिनिमाइजेशन सिस्टम तो बिल्कुल बेकार लग रहा है। मारा भाई शायद यह जांचने की कोशिश कर रहा था कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है या नहीं। उसकी आंखों में अभी भी एक शक था। मैंने चैन की सांस ली और ऐसे जताया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और हंसते हुए कहा, इसमें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें यह सिस्टम पसंद था तो तुमने ले लिया, मुझे कोई भी चलता। यह देखकर कि मुझे मैग्निफिकेशन सिस्टम में कोई रुचि नहीं है, मेरा भाई आखिरकार सुकून से हंसा। मैं जानता था कि इस बार मेरा भाई बिल्कुल अपने उस बचपन के दोस्त के परिवार को बचाने जाएगा, और अगर किसी को इस सिस्टम के बारे में पता चल गया तो इस मौत के दौर में मेरा भाई कभी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। हर कोई इस सिस्टम को छीनना चाहेगा। मेरा भाई उत्साह के साथ घर से भागा और लूशेंग के घर का दरवाजा खटखटाया। लूशेंग ने हैरानी से पूछा, योंग हाओ, तुम यहां इस वक्त कैसे? लूगे, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। मुझे तुम्हें एक बहुत बड़ा राज बताना है। मेरा भाई तुरंत लुशेंग के कंधे पर हाथ रखता है, उसके चेहरे पर दिख रही चिढ़ की परवाह किए बिना। जैसे ही सामने वाला दरवाजा बंद हुआ, मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और तारीख देखी, 14 तारीख। अभी बारिश शुरू होने में 3 दिन बाकी हैं। अभी भी वक्त है। मैं तुरंत गाड़ी लेकर पास के सुपरमार्केट गया और खाने पीने और जरूरत का सारा सामान साफ कर दिया। नूडल्स, ब्रेड जैसे लंबे समय तक चलने वाले खाने के साथ साथ टॉयलेट पेपर, कंघी, शीशा, कंबल, तकिया जैसी रोजमर्रा की चीजें भी ली। मैंने चावल, आटा और अलग अलग सब्जियों के बीज भी खरीदे। अपने लिए हमेशा ताजा मांस का इंतजाम रखने के लिए मैंने मुर्गी के छोटे बच्चे, चिक्स भी खरीदे। मैं एक फर्नीचर मार्केट भी गया और अपने लिए एक पूरा फर्नीचर सेट चुना। मैं अपने लिए एक बिल्कुल नया छोटा सा घर बनाने की तैयारी कर रहा था। मेरा घर ऊंची मंजिल पर था, इसलिए पिछली जिंदगी में बारिश के बावजूद वहां कोई खतरा नहीं था। मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहता था, बस इस बार मैं एक अलग तरीके से जीना चाहता था। मैं दीवानों की तरह खरीदारी करता रहा जब तक कि मेरे बैंक कार्ड के सारे पैसे खत्म नहीं हो गए।
वहां दूसरी तरफ मेरा भाई था, जिसे पता था कि बारिश आने वाली है, पर उसके चेहरे पर ना तो कोई डर था और ना ही कोई तैयारी। उसे पता था कि उसका मैग्निफिकेशन सिस्टम खाने को बड़ा कर सकता है, इसलिए वो बिल्कुल बेफिक्र था, बल्कि थोड़ा इंतजार में था। मैं अच्छे से जानता था कि वो किस चीज का इंतजार कर रहा है। वो चाहता था कि जब खाने की किल्लत हो तब वो सामने आकर अपने दोस्त लू शेंग के परिवार को बचाए, ताकि लू शेंग उसके और करीब आ जाए। मैं हमेशा सोचता था कि वो लू शेंग को अपना सबसे अच्छा भाई मानता है, पर वो तो पूरी तरह से एक अंधा भक्त निकला। रात को जब मेरा भाई घर लौटा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा उत्साह था, जैसे वो लू शेंग के साथ कोई पक्का वादा करके आया हो। वो ख्वाबों में खोया हुआ और खुश दिख रहा था। मैंने ठंडक से कहा, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। लूगे जरूर मेरी तरफ देखेगा। भैया, आप सच बताओ, क्या आपको इस बात से बुरा लग रहा है कि मैं और लुगे इतने करीब हैं? आप हमसे 2 साल बड़े हैं, बच्चों की तरह बातें मत किया कीजिए। मैंने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और फोन में ऑनलाइन अपने लिए जरूरी सामान ढूंढता रहा। मुझे मेरे भाई ने एक बार मार दिया है, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होने दूंगा। इस बार तुम खुद अपनी मौत मरो। क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? मुझे कुछ 1000 रुपये उधार दे दो ना, मुझे कुछ खाने का सामान खरीदना है। खाने के लिए कुछ 1000 रुपये? तुमने अभी तो खाना खाया था। वो तो कब का हजम हो गया, मुझे भूख जल्दी लगती है ना। मेरा भाई हंसते हुए मेरे पास आया, पर मैंने रूखे चेहरे से कहा, पैसे नहीं है, मैंने अभी एक नया फ्रिज खरीदा है, सारे पैसे खत्म हो गए। तुम फ्रिज क्यों खरीदना चाहते थे, क्या नहीं ले सकता? मरा भाई समझ गया कि वो ज्यादा बोल गया। उसने तुरंत अपना रवैया बदला और हंसते हुए बोला, नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। भैया, मुझे याद है आपके कमरे में कुछ खाने का सामान रखा था ना। मैंने वो पहले ही सोसाइटी के अकेले रहने वाले बुजुर्गों को दान कर दिया है। आखिरकार उनकी जिंदगी भी आसान नहीं है। आप गुस्सा तो नहीं होंगे ना? मरा भाई बहुत मासूमियत से हंस रहा था, जैसे वो मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहता हो कि वो कितना दयालु है। मैंने नहीं सोचा था कि इस जिंदगी में पुनर्जन्म के बाद उसे अपना मनपसंद मैग्निफिकेशन सिस्टम तो मिला ही, साथ ही उसने मेरे बचे कुचे आखिरी रिसोर्सेज भी दूसरों को बांट दिए। यह साफ था कि वो मुझे मौत के मुंह में धकेलना चाहता था। अगर मेरा पुनर्जन्म ना हुआ होता और मेरे पास सिस्टम ना होता तो इस बारिश के दौर में मैं जरूर मर जाता। उसके हंसते हुए चेहरे को देखकर मेरे दिल में उसके लिए नफरत और बढ़ गई। मैंने हमेशा अपने भाई का भला चाहा था। बचपन में जब माता पिता चल बसे तो बड़े भाई के नाते मैंने उनकी जिम्मेदारी उठाई, अपनी पढ़ाई छोड़कर उसे पढ़ाया। उसके नंबर अच्छे नहीं आते थे, पर मैंने कभी उसे डांटा नहीं। उसकी पॉकेट मनी हमेशा उसके दोस्तों से कहीं ज्यादा होती थी। ये सारे पैसे मैंने दिन रात मेहनत करके कमाए थे। बाद में वो कॉलेज नहीं जा पाया और मैंने अपनी मेहनत से शहर में एक घर खरीद लिया, तो मैं उसे भी अपने साथ रहने ले आया। पर मैंने नहीं सोचा था कि सामने वाले घर में उसके बचपन का दोस्त लू शेंग रहता है। बचपन में दोनों साथ खेले थे। बाद में लू शेंग के परिवार को जमीन का बड़ा मुआवजा मिला तो वो गांव छोड़कर चले गए थे। पर मेरा भाई जैसे ही उस खूबसूरत और अमीर लू शेंग से मिला, वो तुरंत उसके पीछे पीछे घूमने लगा। यहाँ तक कि पिछली जिंदगी में जब मौत की बारिश आई और मैंने उनकी मदद करने से मना किया, तो उसने मेरी गैर मौजूदगी में हमारे खाने का 1/3 हिस्सा चोरी छुपे लू शेंग के परिवार को दे दिया। मैं मजबूर था और मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया ताकि कोई और सामान ना चुरा सके। आखिरकार मेरे भाई की नजर में मेरी अहमियत उस आदमी के बराबर भी नहीं थी जिसका उस पर कोई एहसान नहीं था। मुझे अपने भाई से पूरी तरह से मायूसी हो गई थी। मेरा भाई हंसते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखता है, भैया आप सबसे अच्छे हैं। मुझे पता था आप इस छोटी सी बात पर गुस्सा नहीं होंगे। मैं थोड़ा थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ, आप भी जल्दी सो जाना। जैसे ही वो पलटा, मैं अपने कमरे में छुपा और अपने लिए एक सुरक्षित जगह बनाने की योजना तैयार करने लगा। मैंने हवा से चलने वाले बिजली के उपकरण, विंड पावर जनरेशन इक्विपमेंट भी खरीदे, ताकि तेज तूफान और बारिश में भी मुझे लगातार बिजली मिलती रहे। जो भी जरूरी सामान था मैंने सब तैयार कर लिया था। अब मुझे बस शांति से बचे हुए वक्त का इंतजार करना था। मेरे भाई को लगता था कि उसके पास मैग्निफिकेशन सिस्टम है तो उसे कोई चिंता नहीं है। उसने अपने पॉकेट मनी से कुछ 100 रुपए का खाना खरीदा और उसे अपने कमरे में छुपाकर ताला लगा दिया, जैसे उसे डर हो कि मैं उसे चुरा लूंगा। मैंने उस घर को ही छोड़ने का फैसला किया जिसे मैंने खरीदा था। अगर मैं इस घर में रहता तो चाहे मैं कितना भी छुप जाता, उन्हें पता चल ही जाता। इसलिए मैंने एक दूसरी जगह चुनी। वह था मेरे बेडरूम के अंदर बना एक गुप्त कमरा, सीक्रेट रूम। यह एक छोटा सा कमरा था जो मैंने घर के रिनोवेशन के वक्त खास तौर पर बनवाया था। मैंने इस जगह के बारे में अपने भाई को कभी नहीं बताया था। वह कमरा बड़ा नहीं है, बस एक छोटे टॉयलेट जितना चौड़ा है, पर छोटे हो चुके मेरे लिए यह एक बिल्कुल सुरक्षित घर, सेफ हाउस जैसा था। उस कमरे का स्विच मेरे फोन से कंट्रोल होता था, इसलिए मुझे इस बात का कोई डर नहीं था कि मेरा भाई उसे ढूंढ लेगा। अगर उसे पता चल भी जाता तो भी वो उसे खोल नहीं पाता।
इसके अलावा मैं गाड़ी चलाकर 10 से 12 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में गया और मिनिमाइजेशन सिस्टम से एक मिट्टी का ढेर छोटा करके ले आया ताकि वक्त आने पर मैं इस मिट्टी पर सब्जियां उगा सकूं। अब बारिश आने में सिर्फ एक दिन बाकी था। मैंने अपने उस पुराने गांव के घर का पता चुना जहां पहले रहता था। वह गांव अब बिल्कुल उजड़ चुका था और वहां कोई नहीं रहता था। उस घर में फर्नीचर, अप्लायंसेस, खाना और रोजमर्रा का सारा सामान भरा था। मैंने आसपास किसी के ना होने का फायदा उठाया और मिनिमाइजेशन सिस्टम से उन सभी चीजों को छोटा करके अपने पहले से तैयार डिब्बे में भर लिया। आखिर में मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपने उस छोटे से मकान को भी छोटा किया और उसे भी अपने साथ ले आया। हालांकि वो थोड़ा पुराना था पर थोड़ा ठीक ठाक करने के बाद काम आ सकता था। रात के सन्नाटे का फायदा उठाकर मैंने रातों रात गाड़ी चलाई और घर लौटकर उन सारी चीजों को गुप्त कमरे में रख दिया। मेरा भाई इन दिनों इतना उत्साहित था कि उसे लगा उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, इसलिए उसने मेरे आने जाने पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। गुप्त कमरे के अंदर मैंने पहले ही एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा दिया है, इसलिए वहां कई साल रहने के बावजूद मुझे ऑक्सीजन खत्म होने का कोई डर नहीं था। पानी की 5 बोतलों को मैंने छोटा नहीं किया बल्कि उन्हें खोलकर एक छोटे से टैंक में उड़ेल दिया ताकि वो आगे के लिए पानी का जरिया बने। अंदर लाइट्स भी लगाई गईं जिन्हें मैं अपने फोन से कंट्रोल कर सकता था। पूरी रात की मेहनत और तैयारी के बाद वो गुप्त कमरा पूरी तरह से एक छोटे से फार्म में बदल गया। बहुत ही छोटे मुर्गी के बच्चों की आवाज इतनी धीमी थी कि ना के बराबर लग रही थी और वो घास के ढेर में कीड़े ढूंढने में मस्त थे। फार्म के बाहर मेरा छोटा सा घर था जिसमें सारे अप्लायंसेस लग चुके थे। अब मैं आखिरकार सुकून की सांस लेकर शांति से बारिश के आने का इंतजार कर सकता था।